बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश का नंबर 1 शो, ये भारत की बात है। तो बराबर मैं कहता हूं कि नंबर 1 शो है, इसलिए कुर्सी की पेटियां जरूर बांध लीजिए। आइए अब आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर खबरों में क्या होगा खास। और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। और आज की खबर जंतर मंतर पर ही टिकी थी, लेकिन अब जंतर मंतर पर सब कुछ छू मंतर हो चुका है, क्योंकि जंतर मंतर अब खाली होकर रहेगा। लेकिन दिन भर क्या चला, छोटी सी क्लिप। आंदोलन करने वाले हैं वो अपने एजुकेशन को विड्रॉ करें और पीसफुली हम सब लोग आगे बढ़े, ऐसा मेरा निवेदन है। ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनकी विक्ट्री है, इनकी जीत है। प्रधान एक सिंबल है, करप्शन का सिंबल, एजुकेशन सिस्टम के डिस्ट्रक्शन का सिंबल, उसको तो जाना ही था। That I believe today, the 25th of July 2026, is the day that the people of our country have started claiming their country back. इतना बड़ा संघर्ष हुआ और अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा। योगी जी ये वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें बड़ी चिंता करने की जरूरत है। योगी जी थोड़े पेपर लीक अपने प्रदेश में रोक लीजिए, वरना भी जितने लोग जंतर मंतर पर पहुंचे यूपी से, उससे कहीं ज्यादा लोग यूपी में आंदोलन करेंगे। हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहना सीखो। यहाँ का कानून मानो, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं तो कानून कोई तोड़ेगा तो वह रास्ता सीधे जहन्नुम की तरफ ही लेके जाता है, कहीं और की तरफ नहीं लेके जाता है। ये जिद क्यों थी आखिरकार? अगर यही करना था तो बच्चों से बात करके, बुला करके ये फैसला पहले ही ले लिया होता। ये वही लोग हैं जो कहते थे बांग्लादेश में जिस समय हुआ कि हम भारत को बांग्लादेश बना देंगे, और हरकत भी वही कर रहे थे। छात्रों के कंधों पर बंदूक रख करके हालात को बिगाड़ने की कोशिश कर। तो देश हित के लिए, छात्रों के हित के लिए धर्मेंद्र प्रधान ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया। और जब इस्तीफा दिया तो उन्होंने एक इस्तीफे वाला पत्र लिखा। पत्र में लिखा, मैंने अपना त्याग पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है, लेकिन देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे। यह संदेश क्लियर कर दिया धर्मेंद्र प्रधान ने। मतलब भारत की युवा शक्ति ही देश की असली ताकत है। और यह त्याग पत्र कहीं ना कहीं यह बता रहा है कि ये सीजेपी के लिए नहीं, बल्कि देश के युवाओं को, हित को सर्वोपरि रखते हुए दिया गया है। चलिए हम तस्वीर दर तस्वीर आपको दिखाते हैं। लेकिन अभी भी आग लगी हुई थी, दिन भर का हाल बता रहे हैं। राजधानी पटना में देखिए, पुलिस पर पत्थरबाजी हुई और कोई भी नीट का विद्यार्थी यहां नहीं लगता। सबसे बड़ी बात तो राजधानी पटना के डाकबंगला चौराहे का यह दृश्य है, यह तस्वीर जहां पर पत्थरबाजी और तोड़फोड़ आप देख पा रहे हैं। लेकिन राजधानी पटना के अलावा भागलपुर देखिए, औरंगाबाद देखिए, बिहार के अन्य जिलों में भी कुछ ऐसा ही हाल था। वहां भी पत्थरबाजी और पुलिस थी निशाने पर। कहीं ना
कहीं आपको लगेगा कि 10+2 के लड़के शामिल हैं, नीट से अभी काफी दूरी है, लेकिन आप देखिए बिहार के छपरा में क्या हो रहा था। बिहार के छपरा में राहगीरों की गाड़ी फूंक दी गई, आग लगा दी गई। बिहार में छपरा की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। उपद्रवियों ने कार को आग के हवाले किया और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, लेकिन ये आग केरलम तक पहुंच गई। पुलिस से झड़प हुई, पत्थरबाजी हुई और केरलम की ये तस्वीर भी बिल्कुल वैसी है। जितनी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये आज दिन की तस्वीर है, लेकिन जंतर मंतर को नहीं छोड़ सकते। जंतर मंतर पर क्या हुआ, बैठक से ठीक पहले एक बार फिर उपद्रव हुआ और वहां पुलिस को एक बार फिर निशाना बनाया गया। लेकिन दिन भर उपद्रव होता रहा, उपद्रवी शोर मचाते रहे, लेकिन प्रधान ने इस्तीफा क्यों दिया? आपने कभी सोचा? युवाओं को भ्रम में नहीं फंसने देंगे, ये धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, इसलिए इस्तीफा दिया। कुचक्र का शिकार नहीं होने देंगे, इसलिए इस्तीफा दिया। राष्ट्र विरोधी ताकतों को दूर रखेंगे, इसलिए इस्तीफा दिया। हिंसा की घटनाओं से मन दुखी है, इसलिए इस्तीफा दिया। और प्रतिष्ठा की नहीं, छात्रों की चिंता है, इसलिए इस्तीफा दिया। तो यह धर्मेंद्र प्रधान का कहना है। तो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा क्यों दिया, इसके 5 बड़े कारण हमने आपको बताए, क्योंकि राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। और राष्ट्रहित के लिए इस्तीफा क्या चीज है, रिपोर्ट देखिए। आंदोलन जीवियों की दुकान बंद करने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं, जो फैसला लिया है, पूरे देश में वाहवाही हो रही है। 36 दिन से आंदोलन के नाम पर माहौल खराब करने वाले, देश के कोने कोने में हिंसा की आग फैलाने वालों पर स्ट्राइक करके सरकार ने साबित कर दिया, चिंता छात्रों के भविष्य की है। कि हम एजुकेशन के एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलिब्रेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे। पेपर लीक के बहाने कॉकरोच छाप विरोधियों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, संसद घेरने का प्लान बनाया, 2500 से ज्यादा अपराधियों को आंदोलन में शामिल करवाया, विदेशों से फंडिंग जुटाई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें देश की नहीं विदेशी एजेंडे की चिंता थी, जिसकी भनक लगते ही धर्मेंद्र प्रधान ने इस साजिश को जड़ से खत्म करने के लिए अपना इस्तीफा सौंप दिया। ये जिद क्यों थी आखिरकार? अगर यही करना था तो बच्चों से बात करके, बुला करके ये फैसला पहले ही लिया जा सकता था। इस आंदोलन में कुछ आए थे सियासी रोटी सेकने, सिस्टम को कमजोर करने, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के एक फैसले से पूरा पासा ही पलट दिया। अब इंतजार उस एक्शन का है जिसका प्लान मोदी और शाह ने तैयार कर लिया है। तो विपक्ष तो यही सोच रहा था कि ये तो कभी होता नहीं, इस्तीफा तो कभी होता नहीं। देश के छात्रों की चिंता करता कौन है, कुर्सी छोड़ता कौन है, इस्तीफा देता कौन है? लेकिन सवाल है कि यहां कुर्सी नहीं, सबसे बड़ा छात्रों का हित है। तो देश के जेनजी की मांग पर शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा। यह फैसला देश भर में हो रहे हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद लिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान ने ऐलान के साथ ही इस्तीफा देने की वजह भी गिनाई है।
उन्होंने कहा है कि पिछले 4 दशक से वो शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहे। शिक्षा व्यवस्था किसी भी राष्ट्र के विकास की आधारशिला होती है। उन्होंने कहा कि इसलिए नीट परीक्षा में अनियमितताओं पर तुरंत एक्शन लिया। नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी की जांच फौरन सीबीआई को सौंपी गई थी। परीक्षा रद्द कर दोबारा परीक्षा कराने का फैसला भी ले लिया गया। और इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे में युवाओं का जिक्र किया। प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों की घटनाओं से वे बेहद दुखी थे। उन्होंने क्लियर किया कि ये उनके व्यक्तिगत सम्मान का विषय नहीं है, बल्कि देश के जेनजी यानी युवाओं के भविष्य का सवाल है। उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते कि छात्रों का भविष्य कानूनी विवादों में फंसे, राजनीतिक टकराव में उलझे या फिर उनका ध्यान जो है पढ़ाई से भटक जाए। और इसी भावना के साथ उन्होंने शिक्षा मंत्री पद छोड़ने का फैसला कर लिया। हालांकि देश के युवाओं के लिए पूरी निष्ठा के साथ वो काम करते रहेंगे, ये बात उन्होंने कही। तो वो चाहते हैं कि जो सरकार है वो छात्रों के हित में काम करे, लेकिन सीजेपी की तरफ से क्या कहा गया और सरकार का पक्ष क्या है, दोनों एक साथ सुनिए। जो हमारा जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा था, उस प्रदर्शन की 3 मुख्य मांगी थी। धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है, इसका मतलब है कि हमारी पहली मांग जो है मान ली गई है। जो हम लोगों की दूसरी मांग थी कि सारे FIRs जो सारे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ फाइल किए गए हैं अभी तक, वो FIRs विड्रॉ हो जाए, ये भी हमारी सेकंड मांग थी। सरकार ने वो मांग को भी मान लिया है। इसी चीज का अंडरस्टैंडिंग में हम लोगों ने सरकार के साथ एक ड्राफ्ट शेयर किया है, जो गारंटी है रिटन में। वो सरकार ने बोला है कि हमारे साथ वो ट्यूसडे तक शेयर करेंगे। हमें आशा है कि ट्यूसडे तक जो गारंटी है सरकार के तरफ से इन राइटिंग ये FIRs के बारे में और एनी फ्यूचर एक्शन के बारे में, वो हमें मिल जाएगी। जो इनका एक 4 पॉइंट्स था, उसका लबोलबाब ये था कि कोई भी एक्शन FIR न हो तो वो FIR की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है। फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं, उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है। तो कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, हमारी भी सहानुभूति है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। और सरकार ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम। इन्होंने जो डिमांड रखी थी उन सबको सरकार ने सहानुभूति पूर्वक माना भी है और एक्सेप्ट भी किया है। तो सीजेपी का पक्ष सुना आपने, सरकार का पक्ष सुन लिया आपने, लेकिन अभी भी जो ये परजीवी हैं, पैरासाइट हैं, आंदोलन जीवी हैं, वो मान नहीं रहे हैं। तस्वीर दर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अभी भी उनकी आवाज कम नहीं हो रही और नारे ऐसे ऐसे जो सुनने लायक भी नहीं है। थोड़ा सा चेंज है, अब लोग चाहते हैं आप इस्तीफा दो, आप अपना झोला उठाओ, आपके फ्रेंड्स धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमण और अमित शाह को झोले में डालो और निकल जाओ, आपका टाइम खत्म हो गया है, आप प्लीज। तो ये अपमान नहीं तो क्या है? ये जेनजी है, ये छात्र हैं, छात्र नहीं हो सकते। कई तस्वीरें ऐसी आई जिसमें जो मानसिकता है वो झलकती है कि मानसिकता क्या है, माइंडसेट क्या है और किस माइंडसेट के साथ ये किसका अपमान कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री का। जरा देखिए। तो ये जिहादी गैंग है जिनकी बड़ी साजिश साफ तौर पर दिखती है कि क्या दिखा रहे हैं, क्या प्रस्तुत कर रहे हैं। और जंतर मंतर पर क्या हुआ? पूरे जंतर मंतर पर आज दिन भर हंगामा होता रहा। एक के बाद एक लगातार समझाने के बावजूद भी कहीं ना कहीं ये छात्र जो है वो मानने को तैयार नहीं है और लगातार छात्रों ने जो है पुलिस। लेकिन प्रदर्शनकारी जो कि सीसीटीवी कैमरे में अपने चेहरों को छुपाते फिरे, उन्होंने सीसीटीवी पर ही वार कर दिया, उसे तोड़ना शुरू कर दिया ताकि सीसीटीवी उनके चेहरे को कैद ना कर पाए। ये भी तस्वीर है।
इन सीसीटीवी को तोड़ा जा रहा है ताकि जो प्रदर्शनकारी है उनके चेहरे यहां पर नहीं आ पाए। चेहरे को उसने ढक रखा है और 3 सीसीटीवी को तोड़ा जा रहा है। लेकिन इस बीच जो सबसे अहम जानकारी है, सबसे बड़ी खबर है, वो ये है कि बिट चैट में संसद कूच करने वाली बात का खुलासा होता है। ये जरा पढ़िए। इन्होंने एक नया गेम चेंजर इस्तेमाल करने की कोशिश की। बिट चैट उसका नाम है और इस बिट चैट के सहारे संसद वाली साजिश का खुलासा होता है। तो ये चुनौती दी जा रही थी। प्लान इतना जबरदस्त तैयार किया था कि किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, हमारा काम भी हो जाएगा। लेकिन एक नहीं, दर्जनों कैमरे सड़कों पर थे जो एक दूसरे को कैप्चर कर रहे थे। हम आपको बता रहे हैं इस साजिश के बारे में। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान बड़ी साजिश का खुलासा हुआ। दावा है कि प्रदर्शनकारी उपद्रवी संसद घेरने का प्लान कर रहे थे और इसकी जानकारी बिट चैट ऐप में उपद्रवियों की चैटिंग से पता चल गया, जिसमें लिखा था, क्या हम लोग संसद पर अटैक करने वाले हैं? यह पूछा गया। और यह वही बिट चैट ऐप है जो बिना नेटवर्क और इंटरनेट के चलता है, जिस पर सरकार की तरफ से बैन लगाने का फैसला भी किया गया है। किस पर बैन लगाया जाए? वहीं पुलिस की तरफ से दायर एफआईआर में भी संसद कूच का जिक्र है। एफआईआर के मुताबिक संसद कूच के लिए भीड़ को उकसाया गया। असामाजिक तत्वों ने भीड़ को भड़काया कि वे सुरक्षा घेरा तोड़कर सीधे संसद भवन की तरफ बढ़ें और जानलेवा हमला करें। इतना ही नहीं, पुलिस और सुरक्षा बलों पर धारदार वस्तुएं फेंकी गई थी। भीड़ ने पुलिसकर्मियों की हत्या करने के इरादे से उन पर हमला किया था और इसके साथ ही संसद के सत्र को भंग करने की कोशिश की गई थी। हालांकि प्रदर्शन की वजह से संसद का शीतकालीन सत्र जो था, मॉनसून सत्र, वो डिस्टर्ब रहा। विपक्ष की नारेबाजी की वजह से मॉनसून सत्र ठीक से नहीं चल पाया। तो चलिए, हम आपको बता रहे हैं कि कुछ देर पहले ही एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी से जब हमारी बातचीत हुई और जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया तो सिनेरियो को कैसे वो देख रहे थे, आपको भी जानना चाहिए। सरकार शायद आपको ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं कहेगी, मगर ये लोग हिंसा करवाना चाहते थे। पूरी प्लानिंग थी इनकी हिंसा की। सूत्रों ने मुझे बताया कि कल के टॉक्स में ये जो 2 लोग गए थे, उन्होंने खुलकर कहा है, या तो आप अभी मान लीजिए, नहीं तो हम संसद चलेंगे। और संसद चलने का मतलब क्या होता है? वो चाहते हैं 10,000 लोग संसद जाए, 100 पुलिसकर्मी सामने आए, कोई पुलिसकर्मी डंडा उठाए, फिर इसका वीडियो बनाए, रील बनाए, उसको मैग्नीफाई करे और कहे कि बच्चों को मारा जा रहा है। जबकि हमको सबको पता है कि टुकड़े टुकड़े गैंग, सरजील इमाम गैंग, ये सारे लोग वहां पे डिप्के के साथ खड़े थे। इसलिए आप क्या करते, सरकार ने डिसीजन ली है क्योंकि सरकार को पता था कि ये लोग हिंसा चाहते हैं और इनको ये मौका नहीं मिलना चाहिए। सरकार के सामने ऑप्शंस बहुत कम थे विवेक। संसद में सोमवार को बड़ा लेजिस्लेशन आने वाला था और आने वाला है, वो पास किया जाएगा। राहुल गांधी और सीजेपी ब्रिगेड चाहते नहीं थे कि ये लेजिस्लेशन आए, मगर अब रोक के दिखाया उस लेजिस्लेशन को। यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में हो रहा है, होता रहेगा। 2/3 की बहुमत अभी भी हो सकती है। क्या आपको लगता है कि देश में राजनीति बंद हो चुकी है? क्या आप लोग लग रहा है कि शरद पवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुप्रिया सुले के साथ बुधवार को नहीं मिले? क्या आपको लगता है कि बीजेपी की 2/3 की बहुमत नहीं होगी सरकार? तो सरकार ने भी मन बना लिया है कि अगर ये ड्रामा चलता रहता तो संसद बंद हो जाता। अब मैं आपको अनौपचारिक तौर से कह रहा हूं कि आप देखिए अगले 2 हफ्तों में क्या क्या होता है पार्लियामेंट में। सब लेजिस्लेशन पास होंगे, FCRA बिल पास होगी, इनकम टैक्स अमेंडमेंट पास होगी और इस संसद के सत्र के खत्म होने से पहले आप देख के रहिए डिलिमिटेशन और विमेंस बिल भी पास हो जाएगी। सवाल है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ये आंदोलन खत्म होगा। इस्तीफा तो हो गया, लेकिन आखिर सीजेपी की मंशा क्या है? सीजेपी क्या सोच रही है? सीजेपी क्या इसे और रंग देने के लिए इंतजार करेगी? तो एक सवाल यहां जरूर बनता है कि विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है, मकसद क्या है, इसके आगे क्या होना है? और इस बीच सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच बैठकर बातचीत हुई। तीसरे दौर की वार्ता थी और बैठकर बातचीत हुई कि आगे क्या करना है। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। तो यह बैठक काफी महत्वपूर्ण थी। शर्तें मंजूर की गई और आंदोलन को खत्म करने पर विचार हुआ। सवाल इस बात को लेकर कि ये जो मांग की गई उसे सरकार ने कैसे लिया, किस तरीके से देखा, कितना पॉजिटिव था, ये सब कुछ हम आपको बता रहे हैं। चलिए, कॉकरोच जनता पार्टी ने आंदोलन खत्म कर दिया है।
केंद्र सरकार ने सीजेपी की 3 मांगे मान ली हैं। अब केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के साथ सीजेपी के प्रतिनिधियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आशुतोष रंका ने कहा, सरकार ने हमारी 3 मांगे मान ली हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सभी केस वापस लिए जाएंगे और इसके बाद नीट पीड़ितों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। आंदोलन खत्म हो गया, प्रदर्शनकारी वापस घरों को लौट जाएं, यह कहा गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सीजेपी के नेताओं से सवाल किया गया, क्या सीजेपी भविष्य में राजनीतिक पार्टी बनाएंगी, सीजेपी के प्रतिनिधियों ने कहा, हम सरकार से जवाबदेही चाहते थे, हम ऐसा सिस्टम बनाना चाहते थे जो जवाबदेह हो। साफ है, पार्टी बनाने को लेकर सीजेपी ने साफ तौर पर कुछ भी नहीं कहा। अभिजीत दीपके पहले आम आदमी पार्टी के लिए काम कर चुके हैं। आरोप लगे कि दीपके ने आपके इशारे पर आंदोलन शुरू किया था। छात्रों के नाम पर राजनीति करने के उनके ऊपर आरोप लगे थे। प्रदर्शन में बांग्लादेश, नेपाल बनाने के नारे लगे थे। आंदोलन खत्म होते ही ये सारे प्लान अब ध्वस्त हो गए, सब कुछ खत्म। अब अभिजीत दीपके का अगला कदम क्या होगा, दीपके और सीजेपी के नेता क्या करेंगे, इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। चलिए सौरभ दास और उनके जो सहयोगी प्रतिनिधि थे उन्होंने क्या कहा, सुनते हैं। नहीं, देखिए, हम लोगों ने स्टार्टिंग से जो भी कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं, बहुत ही पीसफुल, पढ़े लिखे सपोर्टर्स हैं, बहुत ही समझदारी से उन्होंने अपने आप को कंडक्ट किया। ये बात आपकी सही है कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स स्टेज के पिछले लास्ट के कुछ 3-4 दिनों में घुसे हैं, जिन्होंने वहां पर माहौल खराब करने की कोशिश की। लेकिन तमाम दिक्कतों के बावजूद, ना सिर्फ एंटी सोशल एलिमेंट्स बल्कि तमाम जो दिक्कतें हमने पिछले 37 दिनों में फेस की है, उन सब के बावजूद हम लोग वहां पर डटे रहे, हमारे युवा वहां पर डटे रहे और आज फाइनली 37 दिन बाद हमारी मांगे मान ली गई। चलिए, बात जंतर मंतर और दिल्ली तक तो ठीक थी, जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह तक तो ठीक थी, लेकिन इसके आगे सीजेपी निकल जाती है। देखिए बड़बोलापन। अब यहां आशुतोष रांका जो सीजेपी का मेंबर है, वो चैलेंज कर रहा है किसे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर रहा है। सुनना चाहिए चैलेंज क्या कर रहा है। अगर योगी जी ये वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें बड़ी चिंता करने की जरूरत है। योगी जी थोड़े पेपर लीक अपने प्रदेश में रोक लीजिए, वरना भी जितने लोग जंतर मंतर पर पहुंचे यूपी से, उससे कहीं ज्यादा लोग यूपी में आंदोलन करेंगे। तो ये छात्र हैं, ये धमकीबाज हैं, किस तरीके से धमकियां दे रहे हैं कि भाई यहां तो कर लिया, लेकिन इससे बड़ी फौज हमारी तैयार है और ऑर्डर का इंतजार है। यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सीधी चेतावनी। प्रदर्शनकारी क्या ये छात्र हैं, यही सवाल है। जरा चेहरे भी देखिए, ये क्या है, ये छात्र हैं? तो छात्र तो नहीं हो सकते, नारेबाजी कर रहे हैं, मुफ्त का खाना खा रहे हैं, छात्र तो नहीं हो सकते। चलिए, इसके बाद यूपी में भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। कुछ छिटपुट घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें आपको देखकर पता चलेगा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई, गाड़ियों को निशाना बनाया गया। तो कोशिश तो है, बोल भी कुछ वैसा ही रहे कि उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही करेंगे, बड़ा करेंगे, बवाल करेंगे। मंशा साफ है, कलम कॉपी किताब छोड़ देंगे और यही सब कुछ करना है। ये जेन-ज़ी है। चलिए, उत्तर प्रदेश में इनका मंसूबा कैसे सफल होगा, नहीं होगा, अब हम आपको बताते हैं, क्योंकि जंतर मंतर पर प्रदर्शन खत्म होने के बाद एक नई बहस शुरू हो गई है। इस बार कॉकरोच जनता पार्टी ने यूपी के सीएम योगी को ही चुनौती दे दी। कॉकरोच के मंच से कहा गया, यूपी में भी पेपर लीक हो रहे हैं। धमकी दी गई कि जंतर मंतर के बाद लखनऊ भी आ सकते हैं। और सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर आंदोलन और प्रदर्शन करने का ऐलान करते हुए खुली चुनौती दी। रांका ने कहा, अगर योगी ये वीडियो देख रहे हैं तो चिंता करें। आगे कहा कि योगी जी अपने प्रदेश में थोड़े पेपर लीक रोक लीजिए, नहीं तो जितने लोग जंतर मंतर पर हैं उससे अधिक लोग पहुंचेंगे। यह सीजेपी ने कहा, रांका ने कहा। उसने कहा कि दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश आएंगे और आंदोलन करेंगे। दरअसल दिल्ली में सीजेपी को सपा और कांग्रेस का साथ मिला था और ऐसे में 2027 के चुनाव के लिहाज से यूपी में भी विपक्ष से उम्मीद है और यही वजह है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने सीधे योगी को चुनौती दे दी। तो वहीं सीजेपी के प्रदर्शन पर सीएम योगी का बयान भी सामने आ गया। सीएम ने कहा,
यूपी में नकल माफिया बच नहीं सकते। नकल माफिया की संपत्ति जब्त होगी, 10 साल की सजा होगी और 10 करोड़ रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया जा रहा है। अब नकल माफिया को मिट्टी में मिलने से कोई रोक नहीं पाएगा। चलिए योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, उनकी जुबानी उन्हीं की कहानी। हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहना सीखो। यहां का कानून मानो, कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं तो आगे का रास्ता तो फिर कहां के लिए जाता है, वह फिर कानून कोई तोड़ेगा तो वह रास्ता सीधे जहन्नुम की तरफ ही लेके जाता है, कहीं और की तरफ नहीं लेके जाता है। कानून तोड़ करके कोई जन्नत जाने का सपना देख रहा है तो सपना उसका कभी पूरा नहीं होने वाला है। लेकिन उत्तर प्रदेश को धमकी दी गई, सीएम योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़े किए गए कि भाई वहां पेपर लीक हो रहे हैं, हम वहां भी आ जाएंगे, ऐसा ही कुछ करेंगे। लेकिन दिल्ली की सड़कों पर जंतर मंतर पर क्या होता है, जब यह आंदोलन छू मंतर हो रहा था, उसके कुछ घंटों पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और यह तस्वीर बता रही है कि पुलिस की बैरिकेड पर चढ़कर ये नंगा नाच हो रहा है। और इतना ही नहीं, जंतर मंतर पर पिज्जा की लूट मच गई, ऑर्डर किसी और का, लेकिन यहां पर खड़े जितने कॉकरोच थे सबने लूट लिया। आप समझिए कि भूख कितनी तेज थी। रोजाना रात को खाना मिल रहा था, दिन में पिज्जा नजर आया और लूट लिया। प्रदर्शन के नाम पर सीधा सीधी गुंडई। लेकिन समर्थन कहां से मिल रहा है, कभी सोचा है आपने? ये बैकअप कहां से, ये फंडिंग कहां से? सीजेपी को पाकिस्तान से ये फंडिंग मिल रही है और पाकिस्तानी हैंडल से ये चीजें जो कि फेक नैरेटिव फैलाई जा रही हैं, सुनना जरूरी है। भाई ये स्पेशल प्यार मोहब्बत पाकिस्तान से तमाम उन इंडिया के लोगों के लिए है जो काकरोच जनता पार्टी का हिस्सा बने हुए हैं। क्या तकनीक का नाच नचाया हुआ तुम लोगों ने अपने ही लोगों को। मोदी की मॉडिफिकेशन जो है तुम लोगों से बेहतर कोई नहीं कर सकता। कमाल, मतलब इतने परफेक्ट टाइमिंग है हर चीज की। इनको पता है कि जहाँ इनके ऊपर पानी फेंका जाएगा वहां पे ये डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां लगता है कि पुलिस ज्यादा डंडा मारेगी वहां ये अपने मुल्क का तराना गाना शुरू कर देते हैं और मतलब अपने आप को सही एंटरटेन किया हुआ है भाई। क्या वो जो सुपरमैन, बैट्समैन, ऑल दैट, और एक भाई तो पूरा का पूरा काकरोच वाला ड्रेस पहनकर पहुंच गया है। वेल डन, वेरी गुड, मतलब कि छा गए हो तुम लोग यार। अरे इन मोहतरमा को कौन समझाए कि पहले पाकिस्तान देखना चाहिए। पाकिस्तान में क्या चल रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, पीओके में क्या हो रहा है, टमाटर कितना महंगा हो गया, पहले पाकिस्तान को देखें। इधर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा सामने आया। प्रदर्शन को लेकर कई फेक वीडियो वायरल हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी सच्चाई बताई है। कहा है कि पाकिस्तानी अकाउंट से फेक न्यूज फैलाई जा रही है। सोशल मीडिया पर कई पोस्ट में गलत जानकारी दी गई। अब तक 400 से ज्यादा ऐसे पाकिस्तानी हैंडल्स की पहचान की गई जो विरोध को लेकर गलत वीडियो जानकारी पोस्ट कर रहे थे। अब दिल्ली पुलिस ने सभी अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है जो थे 400 से ज्यादा। दावा है कि ज्यादातर अकाउंट पाकिस्तान से चलाए जा रहे थे और प्रदर्शन के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों की मौत का भी दावा किया गया। सच क्या है? सच यह है कि किसी भी प्रदर्शनकारी की जान नहीं गई। दिल्ली पुलिस लगातार ऐसे अकाउंट्स की पहचान कर रही है जो फेक वीडियो के जरिए गलत जानकारियां बांटे जा रहे थे। पुलिस ने करीब 2,500 से ज्यादा ऐसे लोगों की पहचान की जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, प्रदर्शन में शामिल थे। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम FRS से ऐसे लोगों की पहचान हुई। जाहिर है सीजेपी के प्रदर्शन में अपराधी हिंसा फैला रहे थे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब जब दिल्ली पुलिस सामने आती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आती है, सारे खुलासे हो जाते हैं। पता ये चलता है कि ये नैरेटिव कहां से गढ़े जा रहे थे, ये हो कहां से रहा था, रिमोट किसके हाथ में था। देखिए, हमारी जांच में यह भी सामने आया कि पाकिस्तान से चलाए जा रहे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स फेक कंटेंट फैला रहे हैं। दिल्ली पुलिस संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर ऐसे और अकाउंट्स की पहचान करने पर लगातार काम कर रही है।
ऐसे 400 से अधिक हैंडल्स की अब तक पहचान कर ली गई है और उन्हें AI जनरेटेड कंटेंट, डीफेक वीडियो, एडिटेड तस्वीरें और प्रदर्शन से जुड़ी अन्य झूठी सामग्री फैलाने के कारण ब्लॉक किया गया है। दोस्तों, आज इन सोशल मीडिया अकाउंट्स ने कई वरिष्ठ अधिकारियों के आधिकारिक बयानों को एडिट करके और विजुअल कंटेंट के साथ छेड़छाड़ करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। पेपर लीक और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इरेगुलरिटीज के खिलाफ भारत सरकार की कमिटमेंट के तहत दिल्ली पुलिस ने क्राइम ब्रांच में एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है। चलिए, आंदोलन तो छूमंतर हो गया, जंतर मंतर से उठ गया, लेकिन सवाल है कि जो घड़ियाली आंसू बहाया जा रहा था कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, उनका क्या होगा? अब जरा सोचना जरूरी है। एक से बढ़कर एक बयान दिए जा रहे थे, बताया जा रहा था कि भाई पुलिस ने गलत किया। अब राहुल गांधी का क्या होना है, सबको चिंता खाई जा रही है क्योंकि आंदोलन खत्म हो गया। चलिए लाइए अगली तस्वीर। मनीष सिसोदिया माइलेज लेने के लिए पहुंचे थे, माइलेज वाली गाड़ी से पहुंचे वहां पर कि भाई आंदोलन खत्म हो गया, सब लोग उन्हें गोद में उठा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जब पहुंचे तो उल्टे उनके ऊपर सवाल हो गए। सुनिए। पंजाब में फार्मेसी का पेपर लीक हुआ। पंजाब में पेपर लीक वाला मामला उनका साथ नहीं छोड़ा, पीछा नहीं छोड़ा, लेकिन ममता का तो और बुरा हाल है। यहां पर ममता बनर्जी पहुंचती हैं और वो आंदोलन ही खत्म हो जाता है। जय गिरिदेई चरण हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता, पाताल चला गया, आंदोलन ही पाताल। यानी ममता कुछ पहले दिल्ली में अगर आ जाती, जंतर मंतर पहुंच जाती, तो ये आंदोलन पहले दिन ही खत्म हो जाता। यानी ममता के आने से पहले प्रदर्शन खत्म। ममता ने देखा मैदान साफ है, क्या करती? अपने लोगों को संबोधित किया और वहां से सीधे अपने घर की तरफ कूच कर गए। लेकिन इस बीच क्या हुआ? इस बीच एक और बड़ी खबर मैं बताता हूं आपको। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता जिसे घटाने के लिए, जमींदोज करने के लिए कोशिशें हुई, लेकिन यहां 500 मिलियन व्यूज। आप सोच सकते हैं, एक एक व्यूज उन लोगों से पूछिए जो सड़क पर जाकर खबरें बटोरते हैं, कितना महत्वपूर्ण होता है। तो ये प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है कि उनके व्यूज लगातार बढ़ रहे हैं, इंस्टाग्राम पर फैमिली उनकी बढ़ती जा रही है और लगातार ऐसे लोकप्रिय नेता के तौर पर उनका जो लेवल है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ग्राफ हमेशा ऊंचाइयों पर है। जंतर मंतर पर सीजेपी का आंदोलन खत्म हो गया, हमने देखा, आपने भी देखा। और पेपर लीक पर राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष सरकार को घेर रहा था, हमने देखा, आपने देखा। सरकार पेपर लीक पर चर्चा के लिए तैयार थी, हमने देखा, आपने देखा। लेकिन राहुल, अखिलेश, केजरीवाल, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े थे। अब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में विपक्ष अब संसद में चर्चा से नहीं भाग सकता। मॉनसून सत्र में सरकार 6 से 7 बिल पास कराने की तैयारी में है और विपक्ष अब छात्रों पर लाठीचार्ज के नाम पर हंगामा नहीं कर सकता। प्रधान के इस्तीफे को विपक्ष छात्रों की जीत बता रहा है। प्रधान का इस्तीफा अब राहुल, केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। कर्नाटक में एसएसएलसी परीक्षा का पेपर लीक हुआ। अब कर्नाटक के मंत्री मधु बंगारप्पा के इस्तीफे की मांग हो रही है। बीजेपी उनके इस्तीफे को लेकर कर्नाटक में अपने प्रदर्शन को तेज कर रही है। राहुल गांधी को कर्नाटक में पेपर लीक पर जवाब देना ही होगा। मंत्री मधु बंगारप्पा पर इस्तीफे का दबाव अब बढ़ जाएगा। छात्रों के प्रदर्शन पर केजरीवाल, उनके नेता मोदी सरकार को घेर रहे थे। इधर पंजाब में डी फार्मेसी के पेपर लीक होने पर बीजेपी हमलावर है, सवाल पूछे जा रहे हैं। आपने देखा तस्वीरें कि किस तरीके से आपके उन सभी प्रमुख लीडरों को निशाना बनाया जा रहा है, उनसे सवाल पूछा जा रहा है और पूछा जा रहा है कि आखिर इसका क्या होगा। बीजेपी पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैस का इस्तीफा मांग रही है और प्रधान के इस्तीफे के बाद भगवंत मान सरकार पर दबाव बढ़ गया है कि वो कोई एक्शन ले। लेकिन राजनीतिक गलियारे में कर्नाटक हो या फिर पंजाब हो, इसे लेकर क्या चर्चा है, सुनिए। ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनकी विक्ट्री है, इनकी जीत है। प्रधान एक सिंबल है, करप्शन का सिंबल, एजुकेशन सिस्टम के डिस्ट्रक्शन का सिंबल, उसको तो जाना ही था। That I believe today, the 25th of July 2026, is the day
that the people of our country have started claiming their country back. इतना बड़ा संघर्ष हुआ और अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा। ये जिद क्यों थी आखिरकार? अगर यही करना था तो बच्चों से बात करके बुला करके ये फैसला पहले ही ले लिया जा सकता था। राहुल गांधी जैसे लोग, केजरीवाल जैसे लोग, अखिलेश यादव जैसे लोग, ये वही लोग हैं जो कहते थे बांग्लादेश में जिस समय हुआ कि हम भारत को बांग्लादेश बना देंगे। ये वही लोग हैं जो कहते थे हम नेपाल बना देंगे, और हरकत भी वही कर रहे थे। छात्रों के कंधों पर बंदूक रख करके हालात को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब बात उस तैयारी की जो कसम सरकार ने खाई है। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी परीक्षा लेगा, कड़ी परीक्षा लेगा, तरीके से परीक्षा लेगा और फुल प्रूफ तैयारियों के साथ लेगा। तो कहने का मतलब यह है कि अब गलतियां नहीं होंगी, इस बात की गारंटी बिल्कुल तय है। चलिए, पेपर लीक के बाद नीट की परीक्षा में बड़े बदलाव की तैयारी है। सूत्रों की माने तो परीक्षा की नई योजना पर तैयारी जारी है और 2027 में नीट यूजी की परीक्षा 6 दिन तक चलेगी। 6 दिन तक यह पूरी तरह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी बोर्ड में कराई जाएगी। देश भर में 1000 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई की तरह होगी। नीट भी अलग दिनों में आयोजित की जाएगी, अलग अलग दिन इसके एग्जाम होंगे। और अभी तक यह परीक्षा पेन पेपर मोड में होती रही है। 3 मई 2026 को नीट की परीक्षा हुई थी और पेपर लीक के आरोपों के बाद एग्जाम को रद्द किया गया था। पेपर लीक और छात्रों के प्रदर्शन के बाद यह तय है कि नीट की जो परीक्षा है अब जेईई की तर्ज पर होगी। परीक्षा के पाठ्यक्रम और मार्किंग स्कीम में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी आने वाले जो एग्जाम हैं उनकी तैयारी कर ली गई है। चलिए, यहां पर आपके संजय सिंह और ओवैसी क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। तमाम नौजवानों की जद्दोजहद और उनकी कुर्बानी, और मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूं। और आज का जो तब्दीली पैदा हुई है वो इस बात की तरफ इशारा देता है कि मोदी सरकार अगर ये समझ रही है कि वो जो चाहे कर सकती है, चाहे बुलडोज़र से घर तोड़ सकती है या फिर किसी को दबा सकती है, तो इस आंदोलन ने इस बात का उनको खुला पैगाम दे दिया है कि अब तानाशाही नहीं चलेगी। लोकशाही अगर चलाना है तो संविधान के दायरे में जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया उसके तहत चलाना पड़ेगा। जवाबदेही तो तय होनी ही चाहिए, और अगर 21 बच्चों ने अपनी जान दी है पेपर लीक के कारण, तो इस देश का युवा जो मांग कर रहा था उसको सरकार ने मजबूरी में सही माना। तो अभी एक बात ये तय हो गई कि आप लाठी से इन नौजवानों से नहीं निपट सकते, और दूसरी बात ये भी कि जो ये कायर नेता हैं जो इनके आगे झुक जाते हैं ईडी सीबीआई के डर से, उनके लिए भी एक सबक है कि यार छोटे छोटे बच्चों ने हरा दिया मोदी को। कोई भी आंदोलन इस देश में जायज मांगों के लिए चल रहा है, उसका समर्थन कीजिए। किसानों ने आंदोलन किया, उसका भी हमने समर्थन किया। मैं सस्पेंड हुआ उसमें पार्लियामेंट में। नौजवानों का आंदोलन चल रहा था, इसमें एक संवेदनशील राजनीतिक दल होने के नाते हमने उनका साथ दिया। इलाकों में हर तरफ बारिश है, बाढ़ की स्थिति है। पहाड़ी से बरसते पत्थर, ये सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और इसमें 25 लोगों ने किस तरीके से भागकर अपनी जान। यह हिमाचल के चंबा की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। 25 लोग नीचे काम कर रहे थे, जैसे ही ऊपर से पत्थर आना शुरू हुआ लोग भागे। क्या पता लगता गाड़ी लेनी बाबू, गाड़ी। और मंडी मनाली में भी कुछ ऐसी तस्वीर आई जहां पर नाला काफी उग्र हो चला, और मंडी मनाली हाईवे पर आप तस्वीर देख पा रहे हैं। ये ऊपर से गिरता पानी कहीं ना कहीं एक तेज रफ्तार में बाढ़ जैसा लगता है। बादल फटने से ये तबाही का मंजर सामने आया। मंडी मनाली हाईवे के बाद अब आपको तस्वीर आसाम की दिखाते हैं। आसाम में क्या हो रहा है?
पेड़ के सहारे लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये है बारिश के बाद उपजे हुए हालात और यहाँ 7 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। तो तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, 61 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। तो जो एनडीआरएफ की टीम है वो कोशिश कर रही है ताकि लोगों को बचाया जा सके, लेकिन जम्मू के कठुआ से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें हैं। नाला बड़े दर्रे में तब्दील हो चुका है, नदियां उफान पर हैं। लोगों को बचाने के लिए जो टीमें हैं एसडीआरएफ की वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। और देखिए रफ्तार पानी, और इसके बाद अहमदाबाद आपको लिए चलते हैं। जरा अहमदाबाद देखिए, यहाँ भी एयरपोर्ट की हालत खराब है। जो विमान है खड़े हैं और कई फीट तक पानी वहां पर जमा है, यानी रनवे पर पानी भरा है, उड़ानें प्रभावित हुई हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट की हालत खराब है। तो अहमदाबाद के बाद गुजरात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उन्होंने किस तरीके से लोगों की जान बचाई है। 170 लोगों की जान बचाई और इन लोगों की जान बचाई गई है। ये कोस्ट गार्ड का रेस्क्यू ऑपरेशन हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारी तबाही मची और जलभराव के बाद जो लोग इधर उधर पेड़ों की डाली पर फंसे थे उन्हें निकालने का काम शुरू हुआ और एक एक कर उन लोगों को रेस्क्यू किया गया। तो हम आपको बताएं कि बाढ़ के बीच दमन, दादरा और नगर हवेली और दक्षिण गुजरात में 11 रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए और 170 लोगों का रेस्क्यू किया गया। और जोधपुर की तस्वीर भी बिल्कुल मिलती जुलती है। यहां भी लोग परेशान हैं, भारी बारिश हो रही है, बाढ़ जैसे हालात है, जनजीवन अस्त व्यस्त है और सड़क पर पानी की जो तेज धार है उसमें कोई भी बह निकले तो ये सड़कों पर सैलाब जोधपुर से। तो इन तस्वीरों के बाद पूरे बाढ़ बारिश का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। भारी तबाही है, लोगों की जो जान है उस पर आफत बनकर ये पानी बरस रहा है। तो गुजरात, उड़ीसा और राजस्थान में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। गुजरात में लगातार भारी बारिश से कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए। अब तक बाढ़ प्रभावित इलाकों से 40,000 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। गुजरात में भारी बारिश के बीच कोस्ट गार्ड ने बचाव अभियान चलाया। इसमें 11 रेस्क्यू ऑपरेशंस में कुल 170 लोगों की जान बचाई गई है। खबर यह भी है कि बारिश से जुड़े हादसों में 5 लोगों की मौत हुई है। अहमदाबाद में एयरपोर्ट पर उड़ान प्रभावित हुई तो स्कूल कॉलेज बंद रहे। वहीं असम में बाढ़ से पिछले 24 घंटे में 14 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के 12 जिलों में बाढ़ से तकरीबन 7 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। और यही नहीं, भारतीय मौसम विभाग ने एक बार फिर बड़ा अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने 18 राज्यों में भारी बारिश, आंधी और वज्रपात की चेतावनी दी। कई इलाकों में 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, जबकि कुछ राज्यों में ओलावृष्टि और अत्यधिक बारिश भी हो सकती है, जिससे पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन, अचानक बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। चलिए, जो लोग हैं वो किस तरीके से इससे दो चार हो रहे हैं, क्या कहते हैं, सुनते हैं। हमने यहाँ पे लोगों को रेस्क्यू करके लाया था। यहाँ पे हमारे पास अभी 95 फैमिलीज और 425 सोल्स यहाँ पे रह रहे हैं, जिनमें 200 के करीब सिर्फ बच्चे हैं हमारे पास। मावल तालुका में और लगातार बारिश होने के कारण लगभग सारे डैम भर चुके हैं। हमारे क्षेत्र का पवना डैम जो है वो 96% भरने के कारण उसमें से पानी का डिस्चार्ज शुरू हो चुका है। धोखादायक परिस्थितियों में पुल वगैरह को पार ना करें। डैम पूरा भर चुका है और 40,000 क्यूसेक्स की आवक है। उस हिसाब से 5 दरवाजे 6 फुट खोल के 40,000 क्यूसेक्स आउटफ्लो दिया हुआ है। जो नीचवास में गांव आ रहे हैं 19 गांव, उसको ताकीद किया है कि नदी के पट में और जोर ना करें। चलिए बढ़ते हैं उस खबर की तरफ जो आपको भी आत्मविश्वास से भर देगा, क्योंकि लोग गरीबी का रोना रोते हैं, कहते हैं कि हम गरीब हैं, हम क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। अगली तस्वीर है, गरीबी कहीं भी बाधक नहीं बनती। और जो हमारे झंडू कुमार हैं, जो कि एथलीट हैं, उन्होंने भारत का मान बढ़ाया है। चलिए इसे एस्टैब्लिश करते हैं, तस्वीर दिखाते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पहला मेडल भारत को
झंडू कुमार ने दिलाया है। गरीब हैं, लोग कहते हैं कि गरीबी में हम कुछ नहीं कर सकते, और झंडू कुमार को पैरा पावर लिफ्टिंग में यह पदक मिला है और यह मान और सम्मान का पदक है। चलिए इसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं 190 किलोग्राम की बेस्ट लिफ्ट मारी है। अब देखिए कि 190 किलो का जो बेंच प्रेस है इन्होंने लगाया है और 130.9 अंक हासिल किए और इस मेडल के हकदार बने। लेकिन यहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। बहुत गरीबी देखी इन्होंने, सब्जी बेची, नौबत यहां तक थी। परिवार का पेट पालना मुश्किल था, लेकिन मन के अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि वहां तक पहुंचना है, जो लक्ष्य है उसे अचीव करना है। और देखिए इसके बाद हम दिखा रहे हैं आपको, परिवार की सब्जी की दुकान है, यहीं पर माता पिता भाई बैठते हैं, सब्जी बेचते हैं और बेटे ने यहां पर पदक जीता है। कहने का मतलब ये कि गरीबी बाधक नहीं बनती, गरीबी को हर मुमकिन तरीके से हराया जा सकता है। और इसकी बानगी पेश करती हुई ये तस्वीरें जो बता रही है कि किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो सवाल है कि जो लोग गरीबी से डरते हैं उन्हें डरना नहीं चाहिए, झंडू कुमार से सीखना चाहिए। तो परिवार की सब्जी की दुकान और बेटे ने ग्लासगो में कमाल कर दिया। कमाल कैसे हुआ ये हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट बने हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को पहला मेडल झंडू कुमार ने दिलाया है। पैरा पावर लिफ्टिंग में झंडू कुमार ने पुरुष हेवीवेट वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। उन्होंने 190 किलोग्राम की बेस्ट लिफ्ट के साथ 130.9 अंक हासिल किए। झंडू कुमार ने ग्रुप बी से खेलते हुए पहले प्रयास में 181 किलोग्राम का वजन उठाया। दूसरा जब प्रयास किया तो 190 किलो का वजन उठाया और इससे उन्हें मिलते हैं 130.9 अंक। तीसरा जब प्रयास किया तो 196 किलो उठाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए, नहीं तो मेडल चेंज हो जाता। और इसके बावजूद उनका स्कोर ब्रॉन्ज मेडल के लिए पर्याप्त रहा। नाइजीरिया के इदरिस ने गोल्ड और इंग्लैंड के मैथ्यू हार्डिंग ने सिल्वर जीता। और भारत को मेडल दिलाने वाले झंडू की कहानी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। झंडू 5 साल के थे जब पोलियो ने शारीरिक रूप से उन्हें कमजोर बनाया। परिवार की आर्थिक स्थिति साधारण थी, घर का गुजारा सब्जी बेचकर होता था। कोविड-19 आई, महामारी के दौरान जब परिवार की सब्जी की दुकान बंद हो गई, झंडू ने परिवार की जिम्मेदारी उठाई, ई रिक्शा चलाना शुरू किया। झंडू की रोजाना की जो कमाई है 400 से 500 रुपए होती थी तब, और इसी पैसे से घर चलता था। 2023 में राष्ट्रीय पैरा पावर लिफ्टिंग में हिस्सा लेने के लिए ई रिक्शा तक को उन्होंने बेच दिया। और आज की तरफ तो झंडू कुमार और उनके कोच दोनों को एक साथ सुनिए। बहुत अच्छा लग रहा है, आज तो लग रहा है कि हम उड़ रहे हैं, एकदम ऐसा महसूस हो रहा है हमें। पहला मेडल है हमारा। दिमाग में बस यही चल रहा था कि हमको मेडल जीतना है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम पे आज इतना मतलब प्रैक्टिस करवाए, प्यार दिए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है और भी आगे हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे। इसमें मेडल जीतने का मतलब ये होता है कि ओलंपिक्स में भी आप मेडल के दावेदार हो गए, तो इससे मुश्किल कंपटीशन कोई हो नहीं सकता। और इसमें मेडल जीतने पे हमें बहुत खुशी हो रही है और इस खुशी को हम बयान नहीं कर सकते। और चलिए अब बुलेट की रफ्तार से बढ़ते हैं और बुलेट ट्रेन की बात करते हैं। समय बहुत नजदीक है और सपना है बुलेट ट्रेन का। लोग कुछ मजाक भी करते हैं, लेकिन सपना सच होने वाला है। दिन बचे हैं 390 दिन और 390 दिन बाद एक रफ्तार देखने को मिलेगी। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पूरा होने वाला है बुलेट ट्रेन का सपना और 15 अगस्त 2027 से दौड़ेगी ये ट्रेन। यानी कि जिन लोगों ने अब तक सपना देखा है, जिन लोगों ने सुना है, उन्हें भरोसा हो जाना चाहिए अब, क्योंकि ये ट्रेन भारत में दौड़ेगी। 15 अगस्त 2027 का दिन याद रखिएगा। और इसके बाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का ट्रैक होगा, मुंबई से अहमदाबाद, और इस रूट पर यह ट्रेन दौड़ेगी। और किस तरीके से यह नेटवर्क बिठाया गया, बिजली के तार खींच चुके हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि बस यही ट्रैक है और इस ट्रैक पर यह ट्रेन दौड़ेगी, उस ट्रेन पर आप सवार होंगे। चलिए, इसके बाद 12 स्टेशनों पर स्टॉपेज होगा। 2 घंटे में 600 किलोमीटर का सफर, 2 घंटे 600 किलोमीटर, यानी सफर होगा आसान पूरी रफ्तार के साथ। और जब ट्रेन गुजरेगी तो पहले दिन तो लोग काफी तस्वीरें भी निकालेंगे। तो इसके बाद तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वो सपना देखिए कि किस तरीके से ये सच होने वाला है। 209 नॉन एग्जीक्यूटिव और 15 एग्जीक्यूटिव पद यहां पर इसमें शामिल किए गए हैं। तो कुल मिलाकर एक तैयारी है जो बुलेट ट्रेन की रफ्तार के साथ आगे बढ़ती जा रही है। दिन काफी करीब है
और ऐसे में सपना अब पूरे होने वाला है। तो कुल मिलाकर हम आपको बताएं कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन जो है वो सपना पूरा होने वाला है। तो कुल मिलाकर अब यह सपना जल्द पूरा होगा। तो भारत की पहली बुलेट ट्रेन के लॉन्च की जो तारीख है तय कर दी गई है। अगले साल 15 अगस्त 2027 से बुलेट ट्रेन ऑपरेशनल होने के लिए तैयार है और ऐसे में अब बुलेट ट्रेन के लिए सिर्फ 12 महीने का समय बाकी है। गुजरात में कॉरिडोर के एक बड़े हिस्से पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हो गया। NHSRCL ने बुलेट ट्रेन के लगभग तैयार ट्रैक का वीडियो साझा किया है। वीडियो में जो ट्रैक दिखाया गया वहीं पर सबसे पहले बुलेट ट्रेन चलेगी और गुजरात में इस साल के आखिर में बुलेट ट्रेन के ट्रायल भी शुरू हो सकता है। 508 किलोमीटर लंबे मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम काफी रफ्तार में है और कॉरिडोर को उन्नत बनाने के लिए ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम से इसे लैस किया गया है, जो दुनिया भर में हाई स्पीड ट्रेन के लिए इस्तेमाल होने वाली सबसे खास तकनीकों में से एक है। अब स्पीड की बात करते हैं। बुलेट ट्रेन जब फुल स्पीड में होगी तो रफ्तार होगी 320 किलोमीटर प्रति घंटे। अहमदाबाद से मुंबई के बीच औसतन 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यह चलेगी, यानी सबसे हाई स्पीड ट्रेनों के जरिए जिस यात्रा में 6 घंटे का समय लगता है। बुलेट ट्रेन की शुरुआत के बाद यह दूरी महज 2 घंटे में पूरी की जा सकेगी। चलिए, रेलवे बोर्ड इसे लेकर काफी उत्साहित है, वो क्या कह रहा है सुनिए। भारतीय रेल और देश के लिए बहुत बड़ी खबर है। 15 अगस्त 2027 को शुरू होगी बुलेट ट्रेन। लगभग 250 की स्पीड से अहमदाबाद से बंबई के बीच सिर्फ 2 घंटे में। 19वीं सदी में शुरू हुई भारतीय रेल की यात्रा 21वीं सदी के अनुरूप दुनिया के देशों की टक्कर लेगी। तो बुलेट ट्रेन का सपना पूरा होने वाला है, लेकिन सपना कैसे होगा पूरा, ये आज का सूत्र हम पहले पढ़ते हैं, उससे कहीं ना कहीं से लिंक कीजिए। आज का सूत्र हमने लिया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों से। जो लोग देश की एकता को कमजोर करते हैं उन्हें समय की धारा ने हमेशा नकारा है। जिन्होंने देश को अपने स्वार्थ से ऊपर रखा वे हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। देश की एकता टूट रहे, यही सबसे बड़ा संकल्प होना चाहिए। राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखने वाले व्यक्तित्व सदैव प्रेरणा देते रहते हैं। तो इसी से प्रेरणा लेकर बुलेट ट्रेन का कॉन्सेप्ट भी सामने लाया गया। हमने कहा था इसे जोड़िएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप जहां रहें खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपनों के साथ रहें और राष्ट्र हित की भावना को सर्वोपरि रखें। जय हिंद। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट। ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।